रे ऑप्टिक्स में 2 लेक्चर हम पहले ही ले चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है ये बता दिए थे, और सेकंड लेक्चर में रिफ्रैक्शन हो गया था। रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट दोनों बता दिए थे। रेयरर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो रे ऑप्टिक्स 02 जाके देख लीजिए। अब थर्ड लेक्चर हम लोग लेकर आ गए हैं रे ऑप्टिक्स का। थर्ड लेक्चर में देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिए थर्ड लेक्चर स्नेल्स लॉ पे पूरा डिपेंड, लेकिन इसको स्नेल्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग का टॉपिक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, इसको लिख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम with respect to another medium is known as relative refractive index। relative refractive इंडेक्स। ठीक, अब देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, लेकिन देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम पहले बात किए थे तो उसमें हम बताए थे कि ये बताता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर के कंपैरिजन में कितना कम है। ठीक, लेकिन अब ये क्या बताएगा अब देखिए ये 2 मीडियम का है, तो पहले वाले मीडियम से दूसरे वाले मीडियम में लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना चेंज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है, ये उसको बताएगा। वो वाला था कि एयर के रिस्पेक्ट में, और ये था 2 मीडियम आपस में रिस्पेक्ट। ठीक, इसको देखिए कैसे डिनोट करते हैं। देखिए μ2/μ1, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है μ21। ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको लिखने का तरीका ये होता है। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, और जो पहले लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब देखिए इसको फाइंड करते हैं। μ2 की वैल्यू होती है C/V2, इसकी वैल्यू C/V1, C से C कट गया, V1 ऊपर चला जाएगा, V1/V2, या इसको लिख सकते हैं वन μ2, ठीक ना, 1 μ2 इक्वल टू μ2/μ1। इसको ध्यान से देखिए, जो μ2 ऊपर रहता है वो ऐसे ही लिख देते हैं, और नीचे जो 1 है इसको आगे लिखते हैं। ठीक, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। μ2/μ1 है तो यहाँ हो जाएगा V1/V2, ये अपोजिट में रहता है। ठीक, ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए V1/V2 है ना, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसमें था C/V, देखिए C/Vm था। ठीक, ये देखिए सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो इसका मतलब क्या था? ये वेलोसिटी देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर था। ठीक ना, तो उसको देखिए, अब ये यहाँ से आप लोग एक चीज़ समझ रहे होंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये नोट पॉइंट बना के लिख लीजिए। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम
ठीक, एयर के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको कहते हैं, इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, एयर के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दो मीडियम का अगर आपस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाए तो रिलेटिव, और उसमें से एक मीडियम अगर एयर या वैक्यूम हो जाए तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नोट कर लिए, तो अगर कर लिए हैं तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट, जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए, जैसे रिफ्लेक्शन का दो लॉ है उसी तरह रिफ्रैक्शन का भी दो लॉ है। आप लोग 10th में पढ़ भी लिए होंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए पहला क्या है, रिफ्रैक्शन के दो लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए, ये रिफ्लेक्शन में भी आप लोग फर्स्ट लॉ पढ़े होंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों जो है वो सेम प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में। ठीक, तो सपोज करिए ये फर्स्ट मीडियम है, ये है μ1, ये है μ2, और μ2 इज ग्रेटर देन μ1। इसका मतलब ये डेंसर मीडियम हो गया। ये आ गया रे ऑफ लाइट। ठीक, ये हो गया नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे। अब ये बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाना चाहिए था सीधे इस डायरेक्शन में, लेकिन ये इधर बेंड हो गया है। तो इसमें क्या है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे। ये 3 डायमेंशन नहीं 2 डायमेंशन में रहेगा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड रूल क्या है, स्नेल्स लॉ। देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, इसको देखिए। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कह रहा था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक, कि अगर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है तो रिफ्रैक्शन भी 60 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ये था रिफ्लेक्शन में। लेकिन अब रिफ्रैक्शन में क्या है कि अगर ये बेंड हो रहा है, ये 30 डिग्री है तो ये 30 से कम हो जाएगा अगर रेयर से डेंसर में आ रहा है। लेकिन कितना होगा, यही चीज़ हमको फाइंड करना था। देखिए, ये कुछ ऐसे होते हैं फॉर्मूला जिसका डेरिवेशन नहीं होता है। इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड किया जाता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। देखिए कैसे, सपोज करिए ये है μ1, ये है μ2, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। देखिए, अब आप लोग फील करिए कैसे, जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है आई इक्वल टू आर, ये कैसे बना होगा। हम लोग लिए होंगे एक मिरर, एंगल आई, एक बनाए होंगे टेबल, आई इतना आर इतना। अब यहाँ पे ऑब्जर्व किए होंगे आई को अगर 30 डिग्री डाले, 30 डिग्री, आई इक्वल टू 30 डिग्री, तो अब आर को मेजर किए कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। फिर आई को बोले कि चलो 50 डाल के देखो, आर कितना आया, 50 आया। आई को 70 डाल के देखे, आर कितना आया, 70 आया। तो इसी तरह जब कई एक्सपेरिमेंट देखा गया तो सब बराबर आ रहे थे, तो बोल दिया गया कि आई इक्वल टू आर होगा, ये फार्मूला बन गया। ठीक, लेकिन स्नेल्स लॉ में भी इसी तरह बना होगा। तो लोग क्या कर रहे थे,
एक इंसिडेंटेड रे डाल रहे थे, फिर रिफ्रैक्टेड रे, तो दोनों का एंगल चेक कर रहे थे। तो एंगल आई जो था वो अगर एक्स डाल रहे थे तो एंगल आर जो था यानी रिफ्रैक्टेड एंगल वाई आ रहा था। तो इन दोनों में रिलेशन खोजा जा रहा था कि क्या रिलेशन है। तो आई इक्वल टू आर स्क्वायर या आई इक्वल टू आर क्यूब या आई इक्वल टू 4r, इस तरह करके कई बार चेक किया गया लेकिन नहीं आया। तो इसका फाइंड किए थे स्नेल्स लॉ, यानी एक स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने फाइंड किया था। कैसे किया था देखते हैं। वो बोले कि देखिए μ1 मीडियम से μ2 मीडियम में जा रहा है लाइट, तो बोले एक बार I1 एंगल पे, एक बार I1 एंगल पे डाला गया तो इधर गया I1, तो रिफ्रैक्शन हुआ R1 पे। अब I2 पे जब डाला गया, ये हो गया I2, तो ये बेंड हो गया R2 पे, R2 ठीक। अब I3 पे डाला गया, I3, तो बेंड हो गया R3 पे, ठीक, ये बेंड हो गया। तो उन्होंने क्या फार्मूला दिया कि जब दोनों मीडियम का पेयर सेम हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग हो तब क्या होगा कि साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन R3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बोले कि अगर मीडियम का पेयर सेम हो तो चाहे जिस एंगल पे करें, चाहे जिस एंगल पे इंसिडेंट करें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा आएगा कि दोनों का साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक। यही था स्नेल्स लॉ। इसको पहले आप बना लीजिए, स्नेल्स लॉ का डिफिनीशन अभी लिखवा देते हैं। देखिए स्नेल्स लॉ क्या है। स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक, आप लोग समझ रहे होंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट था। देखिए ये कांस्टेंट था, लेकिन ये कांस्टेंट कितना था। देखिए ये कांस्टेंट की वैल्यू थी μ2 अपॉन μ1। इसको जब फाइंड किया गया तो पता चला कि ये μ2 अपॉन μ1 के हर बार इक्वल आ रहा है, ठीक। अब यहाँ से एक फार्मूला बन गया, ठीक, ये μ2 अपॉन μ1 के इक्वल था। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहां से एक और चीज निकाल सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, और μ2 अपॉन μ1 को क्या लिखते हैं, μ2 1
और इसी को लिखते हैं V1/V2। ठीक, तो ये फार्मूला भी आपके काम आएगा। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को नोट कर लिए होंगे। तो देखिए ये तो हो गया स्नेल्स लॉ, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और स्नेल्स लॉ से हम रिलेशन बता दिए क्या है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वही sin i/sin r होगा। ठीक, ये स्नेल्स लॉ। देखिए एक और चीज़ है, लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ से क्या रिलेशन है, यही देखेंगे। देखिए लैम्डा इक्वल टू C इंटू एफ, लैम्डा इक्वल टू V इंटू एफ, ये आप लोग पढ़े होंगे। लैम्डा इक्वल टू V इंटू एफ, ये क्या है, ये है वेवलेंथ। ठीक, और ये है फ्रीक्वेंसी और ये है वेलोसिटी। अब हम लोग को पता है कि μ2/μ1 जो होता है, μ2/μ1 वो V1/V2 होता है, वो V1/V2 होता है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि λ1 इक्वल टू क्या होगा V1f और λ2 क्या होगा V2f। अब देखिए f जो है फ्रीक्वेंसी, वो दोनों का कांस्टेंट होगा। ये सोर्स पे डिपेंड करता है। सोर्स देखिए 1 सेकेंड में कितने वेव बने, ठीक, 1 सेकेंड में कितने वेव बने, यही होती है हम लोग की फ्रीक्वेंसी। अब ये कितने वेव जब एक बार बन गया तो अब वो किसी मीडियम में जाए, वेव तो उतना ही रहेगा, उसका वेवलेंथ चेंज हो सकता है, वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना चेंज होगा। अगर 4 वेव बना के भेज दिए 1 सेकेंड में तो वो तो 4 ही ना रहेगा, चाहे जितना चला जाए, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। तो λ1 इक्वल टू इतना, λ2 इक्वल टू इतना, तो यहाँ से निकाल सकते हैं V1 इक्वल टू λ1/f, λ1/f और V2 इक्वल टू λ2/f। अब यहाँ से λ1 और λ2 की वैल्यू यहाँ, V1 और V2 की वैल्यू यहाँ रख दें, तो μ2/μ1 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू λ1/f होल अपान के λ2/f, f से f कट गया, इक्वल टू λ1/λ2। ठीक, अब देखिए μ2/μ1 इज इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं V1/V2 इक्वल टू λ1/λ2। अब इस फार्मूला से अगर हमको 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो या फिर दोनों मीडियम में वेलोसिटी दिया हो, तो उस मीडियम में, ठीक, वेवलेंथ लाइट का क्या होगा, किसमें वेवलेंथ ज़्यादा होगा, किसमें वेवलेंथ कम होगा, इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि किसी मीडियम में देखिए रेड लाइट, किसी मीडियम में सपोज करिए एक एक्स लाइट है, एक वाई लाइट है। ठीक, एक्स का वेलोसिटी ज़्यादा है, वाई का वेलोसिटी कम है। ठीक, एक्स का वेलोसिटी ज़्यादा है, वाई का वेलोसिटी कम है, ये वेलोसिटी पे। तो किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, किसका वेवलेंथ कम होगा, इसको देखिए। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी और वेवलेंथ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ भी ज़्यादा होगा। और अगर यहाँ पे वेलोसिटी के बदले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाता कि एक्स कोई एक लाइट है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम में ज़्यादा है और वाई लाइट का कम है, तो वेवलेंथ देखिए क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ से क्या है μ2/μ1 इक्वल टू λ1/λ2, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा और जिसका कम है उसका ज़्यादा होगा। तो अगर x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो x का वेवलेंथ कम होगा। ठीक, समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए स्नेल्स लॉ यहीं पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग इस पर थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन करेंगे।
फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।